नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर के आज के एडिशन में आपका अभिनंदन है। जातिगत जनगणना पर नरेंद्र मोदी के शासन का बड़ा ऐलान है। राहुल गांधी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसके मायने क्या है, इसके इनसाइट्स क्या है, आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में डिटेल्ड रिपोर्ट और बड़ी चर्चा। मोदी कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया कि वो जनगणना के साथ ही जाति वाली जनगणना भी करवाएगी। ये वो मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक काफी मुखर रहे। लेकिन इस ऐलान के साथ ही सरकार ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर वार भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। लेकिन इस फैसले के आते ही विपक्ष ने क्रेडिट कार्ड निकाल लिया और श्रेय लेने की होड़ लग गई। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। कांग्रेस की जीत, राहुल गांधी जी को बहुजन समाज की तरफ से धन्यवाद। नतमस्तक होकर के, मजबूर होकर के मोदी सरकार को जाति जनगणना कराना ही पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही थी। आज उस मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आज इस बात पर भी चर्चा जरूरी है कि कांग्रेस शासित जिन राज्यों में जातिगत सर्वे करवाया गया, वहां लंबे समय तक रिपोर्ट क्यों दबाकर रखी गई थी। अपनी तरफ से मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिसको जो क्रेडिट लेना है। पर ये वही लोग थे ना जो हमारी सरकार पे उंगली उठाकर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाकर कहते थे कि भैया ये लोग नहीं करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार के फैसले के बाद जाति वाली सियासत का अंत हो जाएगा। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जाति का खेल, विपक्ष का एजेंडा फेल। तो जाति का खेल, विपक्ष का एजेंडा होगा क्या फेल। लेकिन जातिगत जनगणना पर सुप्रसिद्ध विश्लेषण, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है ये जातिगत जनगणना पर सियासी चाल चरित्र का विश्लेषण। पहला तथ्य, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जातिगत जनगणना के विरोध में थे। और दूसरा तथ्य, आजादी के बाद से 2011 तक कभी भी जाति वाली जनगणना नहीं हुई है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, कांग्रेस की सरकार थी 2011 में,
स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई थी, जिसे SECC कहा गया, वो हुई थी। लेकिन उसके आंकड़े मनमोहन सरकार ने, कांग्रेस के शासन ने कभी भी सार्वजनिक यानी पब्लिक डोमेन में नहीं रखे थे और मंशा यही कही जाती थी इससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यह बड़ा तथ्य है। चौथा बड़ा तथ्य, बिहार में बीजेपी ने जातिगत सर्वे का खुले मन से समर्थन किया था। और पांचवा बड़ा तथ्य, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जातिगत सर्वे की रिपोर्ट लंबे समय तक दबा कर रखी और इसी महीने सार्वजनिक करी है, यानी सोचिए बहुत लंबे समय तक दबा के रखी। छठा तथ्य, आरएसएस का रुख क्या है, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरएसएस जिसे कहते हैं नीति निर्धारण में भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जातिगत जनगणना राजनीतिक हथियार ना बने, इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न यह है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने के फैसले के बाद जाति वाली सियासत का दी एंड हो जाएगा? That's a big question tonight। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रोहित सिंह है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं, मेरे साथ फराज किदवई है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं विवेक आपसे। विवेक, 40 सेकेंड्स टू यू। आपसे जानना चाहते हैं, जो आप बार बार रोते थे, जो आप बार बार गाते थे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, वो सब हो गया है। जातिगत जनगणना करा रही है मोदी सरकार। 40 सेकेंड्स, व्हाट्स योर टेक? हाँ, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन हमेशा लॉगर हेड्स पे रहें। अगर हमने कोई सजेशन दिया, केंद्र ने उसको माना, उसका स्वागत है। लेकिन ये सबसे बड़ी चोट है संघ के हिंदुत्व के एजेंडा पे, दैट हिंदुइज्म इज वन यूनिक ब्लॉक। जब आपके चैनल पे आके बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता, में नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहते थे साहब ये तो अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जाति के बारे में हमको लिखवाया था, हम जातिवाद में बटे। और बार बार हम कहते थे दैट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये हमारी जीत है, ये फंडामेंटली हमारी जीत है। बहुत सी चीजें और बहुत सी जीतें। अच्छा, ये आपकी जीत है, संघ की हार है। चलिए, अपनी जीत पे खुशी मना लीजिए। बिल्कुल। ओके। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं हमारी जीत है, संघ की हार है। और उदित राज कह रहे हैं राहुल गांधी जो की ये बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है राहुल गांधी ने जो कहा वो नरेंद्र मोदी के शासन ने किया। क्या अमीश जी, क्या इस सत्य से उदित राज समेत पूरी कांग्रेस नकार सकती है कि क्षमा कीजिएगा, कि राहुल गांधी के अब्बा हुजूर श्रीमान राजीव गांधी जाति जनगणना के विरोधी थे? क्या इस सत्य से और तथ्य से कोई नकार सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी वो जाति जनगणना के विरोध में थी? क्या कोई इस सत्य और तथ्य को नकार सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जाति जनगणना को बंद करने का निर्णय सबसे पहले भारत में लिया? और कृपा करके बताइए ना, श्रीमती सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल पर नाचने वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? कृपा करके बताइए कि पी चिदम्बरम, जो राजीव गांधी के किचन कैबिनेट के और कालांतर में सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के सदस्य थे, जिनको राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रस्टी भी बनाया गया था, पी चिदम्बरम वो गृह मंत्री थे। और गृह मंत्रालय ही जनगणना का नोडल मंत्रालय है। उन्होंने क्यों विरोध किया? दैट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट, कि आप ही लोग तो कहते थे कि जातिगत जनगणना कराएंगे। और मैं ये बीजेपी के नेताओं की और कुछ आपके विचारकों की बात कह रहा हूं, वो कहते थे कि कराएंगे तो देखिए समाज में द्वेष पैदा होगा, अब करानी पड़ रही है तो कोई तो कारण होगा। वो एक भजन है ना, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिम्मेदार नेता ने कभी भी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इसका समर्थन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाकायदा सितंबर 2024 में ये कहा कि इस देश में सामाजिक समरसता की संस्थापना के लिए और वंचित वर्ग को उसके न्याय अधिकार दिलाने के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है, तो उसका स्वागत है। शुक्ला जी, आपने ये प्रस्ताव लिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। प्रेम शुक्ला होल्ड ऑन। ओके, 10 साल बाद करा रहे हैं आप जी। एक सेकंड विवेक, अपनी टर्न पे आपके एजेंडा पे था तो इसको आप पहले कर सकते थे। अरे ठीक है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। अनिल यादव,
क्या आपको लगता है कि आपके पास एक मुद्दा था, एक आधा मुद्दा ही रहता है, वो भी छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने आपसे? देखिए, सवाल मुद्दा छीनने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या पिछड़ों को, दलितों का उनका अधिकार मिलेगा। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने निरंतर, चाहे भारत जोड़ो यात्रा में जब हजारों किलोमीटर यात्रा करी, तब दलित पिछड़ों की बात करी, उनसे मिले, उनकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए आज देश की सरकारी नौकरियों में, संसाधनों में, सबके ऊपर बात की। पार्लियामेंट में कहा कि भाई देश को चलाने वाला जो बजट है, 90% का जो बजट है, उसे हमारे कुल 3% हैं जो पिछड़े और ओबीसी जो हैं जो चल देख पा रहे हैं, जबकि संख्या में वो 85% है। और आपको बताऊं, 1 जुलाई को सदन में राहुल गांधी जी ने कहा था और डंके की चोट पे कहा था कि इसी सदन में जातीय जनगणना होगी, इसी सरकार में जातीय जनगणना होगी। और आप सुनिए ना, सुन तो एक 10 सेकंड मेरी दो बातों को भी टोक और 20 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन देखिए, राहुल जी के पिताजी यानी स्वर्गीय राजीव गांधी, उनकी दादी जी इंदिरा गांधी, उनके नाना जी पंडित नेहरू, इन सब ने किसी ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। फाइनली मोदी ने ही कराई। नहीं, अभी मोदी कराने जा रहा है। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मोदी जी ने अभी कराई नहीं है, कराने और जो कराने जा रहे की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसकी भी अभी कोई तारीख निश्चित नहीं हुई है। ये तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, तारीख नहीं बताते हैं। तारीख अभी पूछ लीजिए प्रेम शुक्ला जी को, अगर अभी बता दें, साल भर, 2 साल, 4 साल, कुछ भी बता दें, नहीं बता पाएंगे। लेकिन मुझे फिर मेरी बात कहने दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा था, सरकार में वो नेता प्रतिपक्ष थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन तब भी कहा था कि इसी सरकार में और इसी पार्लियामेंट के अंदर पिछड़े और दलितों को अधिकार मिलेगा। और देखिए, 1 साल से भी कम समय हुआ, चलिए आगे बात। और जहां तक अभी तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जब यूपीए का शासन था तब राहुल गांधी ऑर्डिनेंस अगर फाड़ सकते थे तो निर्णय भी तो करवा सकते थे, लेकिन करवाया नहीं। 2011 में आंकड़े आए, और मैं बता रहा हूं 2011 में आंकड़े आए, वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं करे 2014 तक। तब क्या मजबूरी थी अनिल यादव? कम से कम आपने ये तो माना कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई थी ना, ये तो मान रहे हैं ना कि कराई थी। जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि 10 साल हो गए, 11 साल हो गए भाजपा की सरकार को, इन्होंने क्यों नहीं डिस्क्लोज किए वो आंकड़े? ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा 40 सेकंड्स। देखिए, कराई थी, चलिए, ये 2001 में एक डमरू इन्होंने बजाया था जातिगत जनगणना का, लेकिन उस डमरू से जो ध्वनि निकला, उस ध्वनि को राष्ट्र को नहीं जानने दिया। तेलंगाना में नहीं कराया, कर्नाटक में किया हुआ जातिगत सर्वे था, डेटा सामने नहीं बताया कांग्रेस ने। और मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि इंडी ब्लॉक में जब पहली बार नीतीश कुमार जी उसमें थे और जातिगत जनगणना की बात वहां उठाई, तो राहुल गांधी उससे बैकड आउट कर गए, क्योंकि ममता जी को अपने राज्य में जातिगत जनगणना करानी नहीं थी। इस बात की तस्दीक इस देश को करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी पहले मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने बिहार में जातिगत सर्वे गणना करा करके देश को डेटा भी बताया। आज ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन कांग्रेस के चेहरे से वो नकाब उतरता है कि 1951 में जो पहला जातिगत जनगणना आजादी भारत के बाद हुआ, उसमें कोई जाति को कभी नहीं गिना गया, किसके प्रतिनिधित्व कहां कितने हैं। आज जो ये 90% बताते हैं कि बहुत पिछड़े हैं, कहीं नहीं है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इसका दोष तो कांग्रेस पार्टी को आकर के राष्ट्र के सामने माफी मांगना पड़ेगा, जो बार बार राहुल गांधी कहते हैं ओबीसी रिजर्वेशन पास नहीं किया, कभी मंडल कमीशन के फाइल पे बैठे रहे, सच्चर कमेटी जो मुसलमानों के विकास को लेकर आई उसकी फाइल पे बैठ गए। तो कांग्रेस विकास की उन सभी टूल्स की फाइलों पर लगातार इस देश में बैठी रही, उसका सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय से कोई संबंध नहीं है। वो डमरू है, बजाती है, हम लोग काम करते हैं, समझता और जानता। एक ही बात को कितनी बार करिएगा? बस वो आपको लग रहा है ना, एक ही बात बार-बार है। मैं आपको बता दूं, जवाब देना चाहता हूं, मैं बीच में नहीं बोला। अमित जी, क्या तरीका है? ये क्या तरीका भाई साहब? मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं, आप जब कह रहे हैं कि बिहार में जब जातीय जनगणना कराई, मैं तो कह रहा हूं कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार थी, बिहार में जातीय जनगणना हुई, लेकिन अपोज किसने किया? अपोज किसने किया? अपोज किसने किया? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अटॉर्नी जनरल ने अपोज किया, कहा केंद्र की सरकार ने। भले आदमी आप तो सबको मौका दीजिए ना, आप अपनी बारे में बोलिए, मुझे अपनी बारे में बोल रहे थे इसलिए मैं बोल गया। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं अगर आपको कुछ ऐसा हुआ, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए। 40 सेकंड, देन यू मेक। बिल्कुल भाई, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। बिहार की जातीय जनगणना, कांग्रेस वहां पर उस सरकार का हिस्सा थी, वो इंडिया गठबंधन की सरकार थी, नीतीश जी भी हमारा हिस्सा रहे हैं इंडिया गठबंधन का, उसे नकारा नहीं जा सकता। जब वो सरकार ये जातीय जनगणना का फैसला लेके आई तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में उसे विरोध किया। जब ये इतने भले लोग हैं, पिछड़ों का भला चाहते तो क्यों विरोध किया? अटॉर्नी जनरल ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई प्रदेश सरकार को मौका नहीं है। और एक 10 सेकंड
एक मेरी 40 भी पूरी नहीं होने दे रहे हैं, 20 पे रोक दे रहे हैं। आपने 40 सेकंड इन्होंने फैक्चुअल गलत बोला है, फैक्चुअल गलत बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जब वो विपक्ष में भी थी, जातिगत सर्वे के आंकड़े को, जनगणना को बेंच थपथपा कर विधानसभा में पास किया। प्रदेश भाजपा की, केंद्रीय भाजपा ने क्यों विरोध किया है बताइए ना। आ रहा हूं, केंद्र भाजपा पे आ रहा हूं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहां से भी मुंह की खानी पड़ी। वो लोग कौन थे? अरे भाई अटॉर्नी बताइए ना कौन उदित राज जॉइन्स मी। ओके, कांग्रेस सीनियर कांग्रेस लीडर उदित राज जॉइन्स मी, सीनियर कांग्रेस लीडर उदित राज जॉइन्स मी ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे। उदित राज जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज कि इंदिरा गांधी जी कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और जातिगत जनगणना इंदिरा जी ने नहीं करवाई थी, राजीव जी ने भी, स्वर्गीय राजीव जी ने भी नहीं कराई थी। लेकिन अब इस जातिगत जनगणना को अनुमति मिल गई है। क्या आपको लगता है कांग्रेस जिस चीज के सैद्धांतिक तौर पर विरोध में रही, हमेशा से परंपरागत रूप से विरोध में रही, कांग्रेस आज उसका समर्थन कांग्रेस को करना पड़ रहा है? देखिए अमित जी, ऐसा है कि परिस्थितियों के हिसाब से नीतियां बदलती हैं, और राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि मेरा जितना भी मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, लेकिन जाति जनगणना तो होगी, इसी हाउस में जाति जनगणना कराई जाएगी जब हमारी सत्ता कभी आएगी। सवाल इस बात का है कि आरएसएस बीजेपी हमेशा यह कह करके विरोध कर रहे थे कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। एक नहीं, हजारों लोगों का बयान झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक भी बयान दिखाइए, किसका बयान है बताइए। झूठ मत बोलिए, ये लंपटबाजी है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ये झूठ है। बयान बताइए, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी बताइए। मैं राजीव गांधी का बयान बताता हूँ। राजीव गांधी फ्रॉड था, राजीव गांधी का। प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बारी में बोलिए। उदित राज जी अपनी बात में, या तो इनको म्यूट कर दीजिए। उदित जी बोलिए, आप बोलिए। मैं कभी आता नहीं। उदित जी बोलिए। तो नहीं, या तो फिर मैं आपके कहने पर आ गया हूं, मैं डिबेट में आता नहीं हूं, तो ये मुर्गे की तरह मैं नहीं लड़ूंगा भाई। अब मैं अपना पक्ष रखूंगा, आप अपना पक्ष रखिए। आप मेरी बात करने दीजिए, वो अपनी बात। बिल्कुल आप अपनी बात को रखिए, फिर वो अपनी बात को रखेंगे। प्रेम शुक्ला बोलिए आप। नहीं तो मैं अपनी बात, तो सवाल इस बात का है कि 40 सेकंड। जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तभी बिहार में जाति जनगणना हुआ, और बीजेपी पार्टनर तो नहीं थी सबसे पहले, तो ये दबाव कांग्रेस और आरजेडी का था। अब कर्नाटक और तेलंगाना सरकारों ने जाति जनगणना करा ली। अब बीजेपी कहने लगी इसमें परफेक्शन नहीं है। तो हम भी कौन से कह रहे थे परफेक्शन है? जब भी तो हम कह रहे थे कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से आप कास्ट सेंसस कराइए, और राहुल जी ने बात मान लिया कि पिछड़ों के लिए जितना हमें करना चाहिए था नहीं किया है। लेकिन जब से मांग करते आ रहे थे, लगातार बीजेपी इसका विरोध करती रहती थी। तर्क यही था कि इससे जात पात बढ़ेगा। मैं इसको देवगन जी इस तरह से देखता हूँ, जिस तरह से इंसान की शरीर एक्सरे से रोग पता लग जाता है, उसी तरह से जाति जनगणना से समाज की सच्चाई पता लगेगी। ओके, सच्चाई पता लगेगी। ओके प्रेम शुक्ला है मेरे साथ। प्रेम शुक्ला, आपका जवाब जी। तो ये जीत कांग्रेस की जीत है, ये राहुल जी की जीत है। राहुल जी की जीत है। पूरा बहुजन समाज, पूरा बहुजन समाज राहुल जी को धन्यवाद देता है, और इंडिया गठबंधन का होता है। मुझे कृपा करके बताइए। देखिए, फ्रॉड लोगों का यही है, फ्रॉड लोग इसी तरह का फ्रॉड करते हैं। मुझे कृपा करके बताइए, अटल जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? आडवाणी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? मोदी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? अमित भाई ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? गडकरी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? राजनाथ जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? एक भी बयान नहीं है। लेकिन राजीव गांधी का बयान है। राजीव गांधी ने बोफोर्स में जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की, तो भारत के संसद में कहा कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। आपने श्रीमती इंदिरा गांधी का नारा, ठीक है, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, कहा। और जब ये जस्टिस पार्टी चलाते थे, यही उदित राज उन दिनों इंदिरा गांधी समेत पूरे कांग्रेस को जातिवाद का जहर बोलने वाला मनुवादी पार्टी कहते थे। आज कह रहे वाह
राहुल गांधी ने कर दिया। कब? जब राहुल गांधी के अब्बा जो कर रहे थे, पहले माफी मांगे, नेहरू के पापों की माफी मांगे, इंदिरा गांधी के पापों की माफी मांगे, अपने अब्बा हुजूर राजीव गांधी के पापों की माफी मांगे। लाखों लोग इस चैनल को देख रहे होंगे। अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि राजीव गांधी फ्रॉड था। एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, शहीद प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, मैं समझता हूं कि राजीव गांधी को नहीं कहा। आपने कहा, आप उसको डिनाई कर रहे हैं, आप डिनाई नहीं, आपने पहले कहा, फिर आपने कहा राजीव गांधी जी के लिए। अब आप एक बात बताइए, वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे अपना समर्थन वापस लिया था जब मंडल कमीशन आया था। मैं तो नहीं कहूंगा किसी का फ्रॉड नहीं। फैक्चुअल रैंक रॉन्ग क्या होता है भाई? आप सब बातों को आप रोक नहीं देंगे। अरे फैक्चुअल क्या रॉन्ग है? मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो क्यों एक सेकंड लिया था, नहीं लिया था, बताइए। मंडल कमीशन लागू हो रहा था और समर्थन वापस लिया गया, तो क्यों? मेरा निवेदन है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे चर्चा नहीं हो सकती, ऐसे चर्चा नहीं होती मेरे कार्यक्रम के अंदर। आपने एक फैक्चुअली रॉन्ग बात बोली। आपने बोला बीजेपी ने समर्थन वापस लिया था, वो समर्थन किसी और विषय पे वापस लिया नहीं, समर्थन वापस एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, लेट मी मेक हिज पॉइंट। मिश्रा जी, माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज फॉलो इट। मैं आपको 20 सेकंड दूंगा। देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तब जातीय जनगणना का था, मंडल कमीशन की बात हो रही थी, है ना? मंडल कमीशन की बात हो रही थी, मंडल कमीशन इंप्लीमेंट हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वो सरकार गिर गई थी। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और हमने इंप्लीमेंट किया। आप पूछ लीजिए अगर इसमें कोई फैक्चुअल गलत बात है तो। अनिल यादव, माय हम्बल सबमिशन, आप बहुत समझदार प्रवक्ता हैं और आप समझदारी से ही डेविएट करने की या तो प्रयास कर रहे हैं। 1989 में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव का बड़ा स्टेटमेंट आया है, ये पीडीए की एकजुटता की जीत है, हमारे दबाव में बीजेपी को झुकना पड़ा। ओके, मैं सीधा रुक करता हूं फराज किदवई को। फराज किदवई, क्रेडिट लिया जा रहा है इसके अंदर, क्रेडिट लिया जा रहा है फराज किदवई कि ये पीडीए की जीत है, लेकिन पीडीए का होते होते आप तो बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के बराबर में आके खड़े हो गए अखिलेश यादव। आज बीजेपी को, एनडीए को इसका विरोध करना पड़ा, तब माफी मांगी आप लोगों ने। सोचिए। देखिए अमीर जी, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी नितिन गडकरी जी की बात हुई कि अगर गडकरी जी ने कभी भी कास्ट का विरोध किया हो या कास्ट नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। गडकरी जी पे कहां पहुंच गए आप? सर मैं बिल्कुल आ रहा हूं उसमें, मैं बिल्कुल भागूंगा नहीं अमीर जी, लेकिन ये जरूरी है इस बात का जवाब देना। 15 नवंबर 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के हिसाब से गडकरी जी कहते हैं कि नो वन कैन बिकम ग्रेट बेस्ड ऑन देयर कास्ट। ये मैंने इंग्लिश में इसलिए पढ़ा कि कहीं कुछ एक भी शब्द इधर उधर ना हो जाए। इसका मतलब अब आप निकाल लीजिएगा। अनिल यादव जी की आवाज दबा दी गई। आपने पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा जी तक, इंदिरा गांधी जी से लेकर के और राजीव गांधी जी तक सबका गिना दिया, लेकिन आप ये गिनाना भूल गए अमीर जी कि 23 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा करके कास्ट सेंसस का विरोध किया, जिसमें यह कहा गया कि कास्ट सेंसस नाइदर इज अनफिजिबल, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट एंड कम्बरसम। एक मिनट सुने रहिए। देखिए अमीर जी, ये गलत बात है। अमीर जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है अमीर जी। आप मेरे कार्यक्रम का अधिकतर ये क्या तरीका है? आई नेवर अलाउ ऑल दिस। ओके, फराज किदवई, मेक योर पॉइंट। सब क्यों ऑडियो डाउन किया? फराज किदवई, ये बताना ये भूल गए अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताना भूल गए कि नित्यानंद राय जी ने संसद में कहा था कि सरकार की पॉलिसी के अनुसार एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों की जातिगत जनगणना करना असंभव है, संभव नहीं है। यह संसद के पटल पर कहा था। क्या बात करते हैं आप? और अब मैं आ जाता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी के बयान पर जिसकी आप बात कर रहे हैं। अमीर जी, आप उस पर तो आइए जो अम्बेडकर के बराबर में आप लोग आके खड़े हो गए। आज एनडीए ने बाकायदा विरोध किया इसका, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश से बिहार तक। इसका ये क्या हो रहा है? देखिए, उस पे जवाब दीजिए ना आप। वो तस्वीर दिखाइए जरा। अरे अमीर जी, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। देखिए, जहां तक रही बात एनडीए की, तो ये इस देश में दो लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने एनडीए की सरकार को घुटने पर ला दिया। एक इस देश के किसानों ने और दूसरे इस देश के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। ये पीडीए की वही लड़ाई थी। अरे तो वो जननायक अखिलेश जी को तो अम्बेडकर जी के साथ आप दिखा रहे हैं ना।
उसी का तो विषय बन गया फराज जी। अंबेडकर अब माफी मांगनी जी फिर रही के है इसके विचारों ऊपर। को अरे सर सुनिए तो, अंबेडकर जी के विचारों को, अंबेडकर जी के सिद्धांतों को, जयप्रकाश जी नारायण जी के सिद्धांतों को, मान्यवर काशीराम साहब के सिद्धांतों को, नेताजी के सिद्धांतों को अगर इस देश में कोई बढ़ा रहा है, रोहित सिंह, ओके रोहित सिंह रिस्पॉन्ड। सामाजिक न्याय के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज ऐतिहासिक और साहसिक कदम समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने हेतु किया है और प्रधानमंत्री जी के लिए देश का प्रत्येक नागरिक आज जबरदस्त रूप से उनका स्वागत और अभिनंदन इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए कर रहा है। कांग्रेस पार्टी 50 से 55 सालों तक इस देश की सत्ता में रही और सबसे ज़्यादा नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने सत्ता की चाशनी की जिलेबी को खाने का काम किया। उन 50 और 55 वर्षों के कार्यकाल में राहुल गांधी जी के सम्मानित पूर्वजों को यह चिंता नहीं हुई कि सोशल जस्टिस के क्षेत्र में जातीय जनगणना का निर्णय लेना चाहिए। राहुल गांधी जी ने लालू यादव को जेल ठहलवाने के लिए फाड़ दिया था, याद है ना आपको, ऑर्डिनेंस का पर्चा। और राहुल गांधी 4 से 14 मनमोहन सिंह की सरकार को अपनी माताजी के साथ ड्राइंग रूम में बैठ के रिमोट कंट्रोल से चलाते थे तो बैकवर्डों की चिंता नहीं थी। लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं, उनसे देश की जनता और बिहार की जनता पूछ रही है। 4 से 9 आठात मंत्री और 28-29 MP लेके देश भर में जोताई कर रहे थे लालू यादव, उस समय काहे नहीं जातीय जनगणना कराए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों के संक्षिप्त कार्यकाल में देश के पिछड़ा वर्ग के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, ईसाई के लिए, पारसी के लिए, बौद्ध के लिए, जैन के लिए जातीय जनगणना किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब राहुल गांधी जी का भी जाति और धर्म देश और दुनिया को पता चल जाएगा, जिसको छिपाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने, राजीव जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने जातीय जनगणना को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि फिरोज जी के भी तो परिवार का गणना में अब नाम उम आएगा ना भाई, सब लोग जानेगा ना। प्रधानमंत्री जी को बार बार धन्यवाद और स्वागत और अभिनंदन। ओके अनिल यादव रिस्पॉन्ड टू रोहित सिंह। देखिए, मैं समझता हूं कि जितना मूर्ख पिछड़ों को, दलितों को बनाने की कोशिश की जा रही है ना, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे नहीं, आप देख लीजिए ना, ऐसा बार बार धन्यवाद दिया जा रहा है जैसे कि पता चल रहा है कि भाई सारे पिछड़ों के जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों में आ गए, सारे दलितों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला था अमित जी, मैं ग्रेड से उठ जाऊंगा, तीसरी बार मुझे टोका जा रहा है, ये क्या तरीका है? एक आप लगातार वो हमें कुछ भी कहे जा रहे हैं। मैंने एक बार हमारी बात ही नहीं सुननी तो हमारा बैठने का क्या औचित्य है? कभी यहाँ से बुलवा देते हैं, कभी वहाँ से बुलवा देते हैं, क्या तरीका हुआ भाई? अरे आप ये क्या बात है अमित जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं डिबेट में आपके कहने पर आया हूँ, अगर आप मेरी बात को सुनने के लिए यहाँ पर नहीं मुझे मौका दे सकते। अभी मैंने पिछड़ों को अधिकार मिलने की बात क्या कर दी? सिर्फ बात करी है, ये कहा कि पिछड़े के बच्चों को सरकारी नौकरियों में अधिकार मिल जाएगा। देखिए कैसे चुनचुना बल गया है, देखिए कैसे कितना पेट में दर्द हो गया। यही तो दर्द है भारतीय जनता पार्टी का, इसी के कारण तो आज तक इन्होंने जातीय जनगणना नहीं होने दी। और मैं तो कह रहा हूं ना, आज भी तारीख बताइए ना, धन्यवाद दिए जा रहे हैं, तारीख नहीं बता रहे हैं। ठीक है, बताइए कि कब अनिल यादव आप कह रहे हैं कि पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं कि पिछले 60-70 सालों में जब कांग्रेस का शासन था तो किसके पेट में दर्द हो रहा था? किसके पेट में वो दर्द हुआ था जब अमित जी ये जातिगत जनगणना नहीं हुई थी? मैं जानना चाह रहा हूं किसके पेट में दर्द था, जरूर आप बताइए। आप बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं आप मैं बता रहा हूं, बिल्कुल। आप ये मानते हैं कि कभी भी हर एक चीज का एक समय होता है? 1947 में जब देश आजाद हो रहा था, जब देश में हिंदू मुसलमान हो रहा था, तब समय नहीं था। नहीं, सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि जब देश की स्थिति ऐसी नहीं थी, तब पंडित नेहरू जो अलग-अलग क्या हो रहा था, आपने बोला हिंदू मुसलमान हो रहा था, दंगे हो रहे थे, देश की स्थिति नहीं थी अच्छी। 1947 में जब पंडित नेहरू अलग-अलग संस्थान बनाने में लगे हुए थे। अरे भाई आप रोहित जी शांत रहिए ना। इसरो बना रहे थे, मोदी जी संस्थान बना रहे थे जिससे कि इस मुल्क को पूरी दुनिया में कोई हैसियत मिले। ठीक है, उस समय पे ये मतलब देखिए 2 पॉइंट्स, ओके, हेंस प्रूवन 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, हिंदू मुसलमान अभी कांग्रेस के प्रवक्ता नेताजी ने कहा कि 1947 से हो रहा है, ये माना 1947 से हो रहा है। तो इसके अंदर देश के 2 टुकड़े हुए थे, देश के 2 टुकड़े हुए थे। आपको साधुवाद है जी, फैक्ट है ये, फैक्ट लिखी हुई बात है। साधुवाद क्या सब सारे भारतीय जनता पिछले 25 साल से कह रहा हूं,
पिछले 25 साल से कह रहा हूं। और आप 1947 की बात करते हैं, अरे मुगल काल से हिंदू मुसलमान हो रहा है इस देश के अंदर, और हम बातें करते हैं कि आज के दौर में हिंदू मुसलमान हो रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस के शासन में जातिगत जनगणना का जे भी नहीं हुआ था, जा भी नहीं हुआ था। ओके पेट नहीं हुआ, आंकड़े नहीं सार्वजनिक हुए, आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। ओके सत्यप्रकाश मिश्रा, ओके होल्ड ऑन, सत्यप्रकाश मिश्रा, सत्य जी नहीं करा पाए। देखिए अब आपको वक्त मिला, अब आपको वक्त मिला, वो आंकड़े यही डिस्कस कर देते ना। देखिए अब आप स्टूडियो में यू मेड योर पॉइंट। ओके सत्यप्रकाश मिश्रा 50 सेकंड। ये तो आप मतलब बायस्ड है कि भाई आप कोई बायस नहीं, एक सेकंड नहीं, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, एक कांग्रेस के प्रवक्ता से अमीश देवगन को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कौन बायस्ड है कौन बायस्ड नहीं है। बंद करिए ये दुकान अपनी, अपना नहीं आप नहीं बोल सकते, मेरे चैनल पे आके नहीं बोल सकते, क्लियर कट बोल रहा हूं, नहीं बोल सकते, नहीं बोलोगे आप, बिल्कुल नहीं बोलोगे आप कमाल की बात करते हो, फैक्ट बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है, आपको दुख होता है। कमाल की बात है, 26/11 के बाद फौज तैयार खड़ी रही, आपने कुछ नहीं करा, ये हार्ड फैक्ट है। पॉलिटिकल विल नहीं थी, बाराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, ये बायस्ड है क्या? बिल्कुल मत करिए। ओके देखिए, एक रोना गाना बंद करिए, एक सेकेंड आने ले आता, रोना गाना बंद करिए यहाँ पर, बिल्कुल रोइए मत, पार्टिसिपेट एज अ पैनलिस्ट, पार्टिसिपेट एज अ पैनलिस्ट, लेकिन रोइएगा ये मत। मेरे कार्यक्रम के अंदर देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, देश का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम है, और कांग्रेस और सेकेंडली किसी के अनुकंपा से कार्यक्रम नहीं चलता, मेरे दम पे चलता है। मेक योर पॉइंट। ओके एक सेकंड, ओके सत्यप्रकाश मिश्रा मेक योर पॉइंट। अनिल जी आपको शायद नहीं पता हो, ये नकाब उतरने में आपको दर्द होगा, बौखलाइएगा मत, कि राजीव गांधी सरकार 10 साल मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर बैठी रही, इंदिरा गांधी की सरकार बैठी रही, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मंडल कमीशन जिसने 33% दरार, मैं बौखलाएंगे नहीं, जिसने भाजपा ये काम मत करिए, भाजपा के साथ आपको ना मिर्ची लगेगा। मैं आपके बीच बोलता नहीं हूं। राजीव गांधी ने सदन में जब मंडल कमीशन पर चर्चा हो रही थी, राजीव गांधी ने उस कमीशन के रिपोर्ट को खारिज किया सदन के अंदर, ये ऑन द रिकॉर्ड है, उसको समर्थन नहीं किया। राहुल गांधी मेड इट वेरी क्लियर कि सडनली भारतीय सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन तारीख नहीं बताई है, और तारीख बतानी चाहिए, फंड्स देने चाहिए। ओके प्रेम शुक्ला, योर फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि राहुल गांधी ने स्वागत किया है इसका, लेकिन शंका भी जताई है थोड़ी। अमीर जी, जिस व्यक्ति को सेंसस और सर्वे का अंतर नहीं पता हो, वो कितना नादान है, कितना राजनीतिक अपरिपक्व है, इसका तो प्रमाण दे दिया। भाई तेलंगाना में सर्वे हुआ है, बिहार में सर्वे हुआ है, सेंसस करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो श्रीमान राहुल गांधी को अगर बुनियादी ज्ञान ही नहीं है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि श्रीमान राहुल गांधी को ट्यूशन पढ़ाने वाले सेंसस और सर्वे का अंतर भी आज दिन तक उनको समझा नहीं पाए हैं। तो जो इतना अज्ञानी हो, इतना अपरिपक्व हो, उस पर क्या रिएक्शन? ओके विवेक श्रीवास्तव, कृपा करके मुझे बताइए ना। जी श्रीमान राजीव गांधी ने अभी जो है अनिल यादव जी, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। श्रीमान अनिल यादव जी कह रहे हैं, भाई साहब 1989 में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात रखी गई है, और मंडल आयोग का एक भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने विरोध किया, रिकॉर्ड बता दीजिए। राजीव गांधी ने विरोध किया, इसका रिकॉर्ड है। तो सारे लोग जानते हैं कि जातिगत जनगणना समेत अगर पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय का अगर कोई विरोधी रहा तो गांधी परिवार है। ओके प्रेम शुक्ला मीडिया पॉइंट 30 सेकंड अनिल यादव। देखिए, जब हम किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं या किसी की बात को दबाना चाहते हैं, तो हम पीछे की बात करते हैं या भविष्य की बात करते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जी ने अभी पीसी हुई, और उन्होंने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला आया कि जातीय जनगणना होगी, तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए पिछड़ों की, दलितों की भलाई के लिए, तुरंत वो बताया कि भाई प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लाइए। आपको अगर जातीय जनगणना करानी है तो उसके लिए बजट भी चाहिए, उस बजट का प्रावधान क्या है, क्योंकि इस साल का बजट है, इस साल का जो बजट है आप देख लीजिएगा, बहुत ही ना के बराबर बजट है, मुझे लगता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समय सीमा तय करनी होगी, तो एक परिपक्व नेता की पहचान होती है कि वो हवाबाजी ना करे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वाहवाही लूटने के लिए कोई बात ना करे, वो ये बात करे जिससे एक्चुअल में दलितों को, पिछड़ों को इस बात का फायदा मिले। आपको भी नहीं पता है। ओके ये बीजेपी कह रही है विवेक श्रीवास्तव, प्रेम शुक्ला अपनी टाइम पे बोलिए ना, मेरा निवेदन है प्लीज। ओके विवेक,
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी परिपक्व नहीं है। जी कहने दीजिए, वो ये लूज स्टेटमेंट्स हैं और ये नहीं होने चाहिए, इमेच्योर स्टेटमेंट्स हैं। सीनियर नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इज्जत से बात करनी चाहिए, उनके पॉइंट्स को काटिए। वो जो दूसरी लड़ाई राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं, जिसका उद्घोष उन्होंने कर दिया, रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, जो आपको नहीं दिखा किसी को यहाँ पर, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट जॉब्स में, प्राइवेट कंपनियों में, ये दूसरी बड़ी लड़ाई होगी। उदित राज जी अभी आपके शो पे आए थे, वो ऑलरेडी इसकी मुहिम चालू कर चुके हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, 1989 का जिक्र हुआ, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं कि ये जाति जनगणना इनको मजबूरी में बिहार के लिए करानी पड़ती है, संघ के एजेंडा को सूट नहीं करती है, क्योंकि ये कहते हैं कि हिंदू बिहार के लिए करानी पड़ती है। ओके ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, लेकिन वो ब्लॉक नहीं है जी। बिहार में नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने जातिगत सर्वे कराया, 95 लाख परिवारों को चिन्हित किया, 2-2 लाख रुपए उनको देने की योजना है, 10% आरक्षण बढ़ाया थी पिछड़ों का। राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात कहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही राहुल गांधी जी ने, इससे पता चलेगा कि 90% लोग कहां पिछड़े पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका चेहरा बेनकाब होगा कि इनको पिछड़ा को पिछड़ा बनाकर रखने वाली कांग्रेस अब जाकर के जागी है, जो बिहार पहुंचती है, दलित की बात करती है और अपने गुजरात के चिंतन कार्यकारिणी में जाकर बोलती है कि हमने दलितों को और ब्राह्मणों को, मुसलमानों को जगह दिया, 27 ओबीसी केंद्र सरकार में मंत्री हो, भारत रत्न दिया हो, उसको क्रेडिबिलिटी जरूर जाता है कि पिछड़ों की राजनीतिक रूप में सबको पिछड़ापन, ये क्रेडिट लेने की होड़ है, क्रेडिट लेने की होड़ है। कांग्रेस पूरा क्रेडिट ले रही है, कांग्रेस पूरा क्रेडिट ले रही है कि उन्होंने करवाया है, उनकी वजह से हुआ है। अखिलेश जी कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारा प्रेशर है इसके ऊपर। 10 सेकंड। देखिए अमीश जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की लड़ाई कब शुरू की ये दुनिया ने देखा, तो ये एक सामूहिक एफर्ट था जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनिशिएटिव लिया, राहुल गांधी जी उसके साथ आए, तेजस्वी यादव जी ने अखिलेश जी के साथ राहुल गांधी जाकर के अखिलेश जी के साथ राहुल गांधी आए। ओके, ये बड़ी लड़ाई है, लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर चिराग पासवान जॉइन्स मी ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे। चिराग पासवान, आपका अभिनंदन। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज कि आखिरकार आपका शासन, आपकी सरकार, जैसा कांग्रेस कह रही है, राजद कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, दबाव में आ गई राहुल गांधी के और सारे विपक्षी दलों को, आपको दबाव में यह फैसला लेना पड़ा, यह इल्जाम है आप पर। अच्छा, बताइए कितना हास्यास्पद है। सबसे पहले तो मैं भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे प्रधानमंत्री जी को देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। देश की एक बड़ी आबादी लंबे समय से चाहती थी कि जाति आधारित जनगणना हो ताकि समावेशी विकास की ओर हम लोग अग्रसर हो सकें। अब जो लोग तुरंत आ गए हैं इसमें श्रेय लेने, जो श्रेय की एक होड़ सी लग गई है, ताजुब होता है मुझे। कांग्रेस जैसी पार्टी श्रेय लेने की बात करिए, राहुल जी बोल रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी के, आप आज़ादी के बाद देखिएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपकी पार्टी के क्या, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं। उस वक्त आप चाहते, अगर इतनी ही आपकी इच्छा शक्ति थी और इतना ही आप चाहते कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, तो आपके प्रधानमंत्री रहते हुए क्यों नहीं आपने जाति आधारित जनगणना करा ली? आपकी कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार लंबे समय तक रही है, आपके मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, क्यों नहीं आपने करा लिया? यहाँ पे राजद बोलती है लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे थे 90 के दशक में, क्यों नहीं उस वक्त जाति आधारित जनगणना करा ली? इनके परिवार के 2-2 सदस्य रहे, क्यों नहीं उस वक्त करा ली? बिहार में भी हुई तो तब हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। समाजवादी पार्टी बोलती है अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके परिवार के सदस्य नहीं थे मुख्यमंत्री। अगर इतनी ही इनको चिंता थी और इतना ही पिछड़ा वर्ग, समाज का ऐसा वर्ग जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है, उसके लिए जातीय जनगणना इतनी जरूरी इनको लगती, तो अभी तक इन्होंने क्यों नहीं कराई? इन्होंने निरंतरता में सिर्फ इसको एक राजनीतिक हथियार की तरह, एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इन्होंने जातीय जनगणना को इस्तेमाल करने का काम किया और आज वो वेपन इनके हाथ से चला गया। मेरा काउंटर सवाल है, उन्होंने नहीं कराई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने अब ये फैसला लिया कि जातिगत जनगणना होगी, लेकिन पहले तो इल्जाम है ये भी कि इनकार कर रहे थे आप लोग कि नहीं होगी, और अब आपको मानना पड़ रहा है। तो इसमें कांग्रेस एक लाइन ले रही है कि राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ रहा है, झुकना पड़ गया भाई। राहुल की बात उचित समय पर उचित फैसला लेने के लिए मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं, और मैं मानता हूं कि समय की अब ये जरूरत थी, दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, कि अब देश में जाति आधारित जनगणना हो।
और इस दृष्टि के साथ ये फैसला लिया गया। मैं तो खैर लंबे समय से इस बात का आग्रह करता ही रहा हूं, मैं किसी श्रेय लेने की होड़ में मैं नहीं दौड़ रहा, बट मेरी पार्टी ने, बल्कि मेरे खिलाफ तो कई बार इसको इस्तेमाल किया गया कि आप गठबंधन में रह के गठबंधन का विरोध करते हैं, भाजपा के साथ भाजपा को आप आंखें दिखा रहे हैं, भाजपा मानती नहीं है, आप जाति आधारित तो जनगणना नहीं मान रही थी, अंदर की बात आज खोल दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही थी? आपका दबाव काम कर गया है क्या? कैबिनेट में तो आप भी हैं भाई। जैसा मैंने कहा कि सही समय पर सही फैसला लेने के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली मानी जाती है। जब जब मैंने उनके सामने सही विषयों को रखा, इससे पहले लेटरल एंट्री का भी मामला था, जब उनके सामने उस विषय को रखा गया उन्होंने समझा, उस पर भी सही फैसला उन्होंने लिया। इस वक्त भी जब उनको लगा, और जो लोग बोलते हैं कि बिहार में चुनाव है उसको लेकर, राजनीतिक लाभ को लेकर, एक राज्य में चुनाव कराने को लेकर आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराएंगे। अगर हमको इसका चुनावी लाभ लेना ही होता भाई, तो हम लोग लोकसभा चुनाव से पहले इसको कराते ना। आज हम लोग क्यों करा रहे हैं इसको? ये सही समय पर लिया गया सही फैसला है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, फिर क्योंकि बिहार का चुनाव है इसलिए उससे कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वहां के चुनाव में जातियों वाले समीकरण खूब चलते हैं, इसलिए इस फैसले को जोड़ा जा रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव भी स्वागत कर रहे हैं, और आरजेडी कह रही है ये तेजस्वी यादव की जीत है, सपा कह रही है कि अखिलेश जी के नेतृत्व में सब लोग साथ आए तभी ये फैसला हो पाया। वो तो राहुल गांधी को भी क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। No matter how much I don't believe in the whole politics of casteism, बट ये एक विडंबना है हमारे देश की, और खास तौर पर हमारे प्रदेश की, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, जहाँ पे जातीय आधारित कई चीज़ें होती हैं, कई ऐसे चुनाव होते हैं जो जातियों पे आधारित हो जाते हैं। ये विडंबना है, पर ये एक कड़वी हकीकत भी है। पर ऐसे में मैं पुनः दोहराता हूँ, इस फैसले को राजनीतिक लाभ से नहीं बल्कि समावेशी विकास की सोच के दृष्टि से लिया गया है। आज भी कई ऐसी जातियां हैं जो कि संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ी हैं। आज भी कई ऐसी जातियां हैं जिनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उस स्तर पर नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। और कई बार तो माननीय न्यायालय भी फलाना जाति की आबादी के आंकड़ों की मांग करता है जो सरकारों के पास नहीं होते। इस सोच के साथ इस जनगणना को कराया जाएगा। जी, एक को की बहुत रेलिवेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश का एक घटनाक्रम है जहां पे अखिलेश यादव की एक तस्वीर इस समय उनको भेंट की गई, जिसमें आधे अखिलेश हैं और आधे भीमराव अंबेडकर जी हैं, और उसको लेकर बहुत विवाद बढ़ गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे इस पूरे विषय पर आना पड़ा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये देखिए, मतलब बराबर एकदम लाके खड़ा कर दिया। इस कदर इस हद तक चली गई हैं कि आप अपने आप को हमारे संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बराबर समझ रहे हैं। आप अपनी तुलना उनसे कर रहे हैं। ये हमारे देश के वो महापुरुष हैं जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, किसी से नहीं की जा सकती, और देश की बड़ी आबादी तो इन्हें भगवान मानती है, और आप उनके साथ आप अपनी तुलना कर रहे हैं। मतलब ये हद पार करने वाली बात है। मुझे लगता है जो लोग संभवतः उन्होंने स्वयं तो नहीं किया होगा, पर जो लोग गणेश नहीं, उनको तस्वीर मिल रही है। ये तस्वीर में इस समय जब आप बैठे हुए मैं उनको वही तस्वीर दे रहा है। लोहिया समाज का जो नेता है वो तस्वीर दे रहा है, और वो खुद उस तस्वीर को रिसीव कर रहे हैं, और बाकायदा होर्डिंग लगी है इसकी लखनऊ में। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने गठबंधन की तरफ से। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को महापुरुषों के समकक्ष समझ रहा है आज की तारीख में, तो मुझे लगता है ये उनके पतन की शुरुआत है। ये उनके पतन की शुरुआत है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह का निर्मम अटैक हुआ, और ख़ास तौर पर वहाँ पर टारगेट किया गया भारतीयों को और हिंदुओं को टारगेट किया गया, उसके बाद जो विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस ने जिस तरह का एक क्लिप जारी करा और एक एक्स पर एक पोस्ट जारी करा जिसमें प्रधानमंत्री की गर्दन नहीं थी, बीजेपी ने इसको सरतन से जुदा के तरीके से लिया, और फिर कांग्रेस ने बाद में उसको डिलीट करना पड़ा मजबूर होकर, प्रेशर में, अंडर मीडिया के प्रेशर के अंदर। क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरह से विपक्ष रिएक्ट कर रहा है, कांग्रेस खासतौर पर रिएक्ट कर रही है। चिराग जी। भाई, सबसे पहले तो मैं कतई पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं। इसकी चर्चा सार्वजनिक मंचों पर नहीं होनी चाहिए,
और ये ऐसे विषय हैं जो कि बंद कमरे में बैठकर सुनियोजित तरीके से क्या रणनीति हो उस पर कार्य किया जाना चाहिए, जिसके लिए हमारे देश का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से सक्षम है। जो लोग आज जवाब के लिए इतने ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं कि कब जवाब दिया जाएगा, कैसे जवाब दिया जाएगा, ये वही लोग हैं जिनके सत्ता में रहते हुए आतंकी हमारे फाइनेंशियल हब मुंबई तक पहुंच गए थे, देश के अंदर तक ये लोग घुस गए थे और इन्होंने उसके बाद छू तक नहीं की। लेकिन आपने वो तस्वीर देखी, आपने वो ट्वीट देखा, आपने वो ट्वीट देखा जो कांग्रेस पार्टी ने करा, प्रधानमंत्री की तस्वीर करी जिसमें प्रधानमंत्री की गर्दन नहीं थी, वो ट्वीट देखा आपने? मेरे प्रधानमंत्री के बारे में तो कांग्रेस, उनके नेताओं ने क्या क्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और हकीकत में मेरे प्रधानमंत्री को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। ज़रूर हम लोगों को ज़रूर तकलीफ होती है अगर मेरे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहा जाता है और उसकी हम निंदा करेंगे, पर ये वही कांग्रेस है जो इसी कार्यशैली के लिए जानी जाती है, अपने देश के नेतृत्व को अपमानित करने के लिए, वो भी एक ऐसे समय पर जबकि वर्ल्ड की, पूरे ग्लोबली हर देश की नज़र आज की तारीख में भारत पर है, और उस वक्त ये इस तरीके की तस्वीर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं जहां पे भारत एकजुट होकर नहीं बल्कि बटे हुए विपक्ष के साथ युद्ध में इसका जवाब देने का कार्य कर रहा है। मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। आप देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी, मैं आपके फैमिली ग्रुप में। खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के फैसले की तारीफ करी है, कहा चुनाव को देखकर इतना बड़ा फैसला नहीं हुआ है। तारीफ करी है राहुल गांधी ने फैसले की। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आपने पैरासाइट्स यानी परजीवियों के बारे में सुना होगा, जिन दर्शकों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना उनकी जानकारी के लिए बता दूं, परजीवी वो होते हैं जो जीने के लिए दूसरे का हक को धीरे धीरे उसके मरने तक चूस डालते हैं। अब यह शब्द मुझे इसलिए याद आया क्योंकि उन पाकिस्तानियों के दृश्य देख रहा था जिन्हें भारत से देश निकाला दिया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद ऐसे ऐसे पाकिस्तानी बिल से बाहर निकल के आ रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर आपके कानों को यकीन नहीं होगा। आप भी सुनिए और देखिए। इन सज्जन से मिलिए। इस बुजुर्ग के परिवार में 40 सदस्य हैं, पत्नी, उसके 2 भाई, पिता, दादा सब पाकिस्तानी हैं। अब इनकी विदाई हो रही है तो यह बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि मोदी जी इन्हें रोक लो, आपके मुल्क की खूब तरक्की होगी। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा आपके मुल्क की। अब जरा इस व्यक्ति से मिलिए। यह 17 साल से भारत में रह रहा है, यहां का खा रहा है, यहां का पी रहा है, राशन कार्ड भारत का है, आधार कार्ड भारत का है और यहां तक कि वोटर आई कार्ड भी भारत का है। और सुनिए, यह चुनाव में वोट भी डाल चुका है। अब यही से ग्रेजुएशन कर रहा है और भारत निकाला दिए जाने से बेहद नाराज है, मोदी को से नाराज है, क्योंकि इसका कहना है कि अब तो यह नौकरी की तलाश करना शुरू करने वाला था। तीसरा किस्सा सुनिए, यह CRPF का जवान मुनीर खान है, पाकिस्तानी नागरिक। मीनल से इसने शादी रचाई है। मुनीर खान ने अपनी बुआ की बेटी से ऑनलाइन शादी की थी। पत्नी वीजा लेकर भारत आई, लेकिन वीजा समाप्त हो चुका है। मैडम यही है, रुकी हुई है और यहीं बसी हुई है। हमारी 9 साल पहले मंगनी हुई थी, हमने वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतज़ार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीज़ा मिला है। और अब हद तो यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि उनके साथ मोदी सरकार ना इंसाफी कर रही है, गलत कर रही है। ये लोग ना सिर्फ भारत की चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि इनकी घुसपैठ सिक्योरिटी एजेंसीज में भी
हो चुकी है। सोचिए कितने पाकिस्तानी बीते 40 सालों से कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को अपने घरों से बेघर किया गया था। उस दौर में इनमें से कई लोग ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा होगा। इन्होंने कड़िया जोड़िए, सीए और एनआरसी के नाम पर देश में अराजकता फैलाई गई थी। 8 महीनों तक दिल्ली की सड़कों को जाम किया गया था, नारे लगाए गए थे कागज नहीं दिखाएंगे। अब समझ आ रहा है कि कागज क्यों नहीं दिखाए जाएंगे, और अब यह भी समझ आ रहा है कि इन लोगों को खुलकर पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों किया जाता है। समझ तो यह भी आ रहा है कि कुछ नेता आज भी डंके की चोट पर क्यों कहते हैं कि उनके राज्य में सीए लागू नहीं होगा। देश अब यह भी समझ चुका है कि डेमोग्राफी में बदलाव की जो बातें कही जाती है उसमें सच्चाई दिखाई दे रही है। दशकों से भारतीयों का हक पूरे हक के साथ खाने वाले इन पाकिस्तानियों का न सिर्फ रेड कारपेट वेलकम दिया गया, बल्कि इनके दस्तावेज भी बनाए गए। जबकि पाकिस्तान से आए प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता देने वाले कानून के खिलाफ नेता, अभिनेता, बुजुर्ग हो चुके छात्र, टुकड़े टुकड़े गैंग के संस्थापक सब सड़क पर संग्राम करने के लिए उतर आए थे। देश ये कभी भूलेगा नहीं। इन परजीवियों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है व्यूअर्स, और इसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये अच्छी शुरुआत हुई है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार।